नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। उत्तराखंड में 587 नर्सिंग ऑफिसर भर्ती का ऐलान। 587 नए नर्सिंग ऑफिसर पदों की भर्ती प्रक्रिया भी शुरू। ऑनलाइन आवेदन 27 नवंबर से होंगे शुरू। आवेदन की अंतिम तिथि 17 दिसंबर तय की गई है। हरिद्वार पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेजों में सबसे अधिक पद। महिलाओं के डिप्लोमा और डिग्री दोनों वर्गों में अधिक रिक्तियां। पुरुष नर्सिंग अधिकारियों के लिए भी पर्याप्त पद शामिल हैं। लंबे समय से खाली पड़े पद अब तेजी से भरे जाएंगे। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आवेदन की अंतिम तिथि 17 दिसंबर तय कर दी गई है। लंबे समय से जो पद खाली चल रहे थे उनको भरा जाएगा। हरिद्वार पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज को सबसे अधिक पद हैं जो कि रिक्त हैं और इनको भरा जाएगा। महिलाओं के डिप्लोमा और डिग्री दोनों वर्गों में अधिक रिक्तियां बताई जा रही हैं। पुरुष नर्सिंग अधिकारियों के लिए भी पर्याप्त पद इसमें शामिल हैं। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर लंबे समय से खाली पड़े पदों को अब तेजी से भरा जाएगा। राज्य सरकार ने यह बड़ा फैसला भी लिया है। स्वास्थ्य विभाग में उत्तराखंड में 587 नर्सिंग ऑफिसर भर्ती का ऐलान भी किया गया है। तो नर्सिंग भर्ती होगी अब, और ऐसे में यह भी बताया जा रहा है कि जल्दी भर्ती प्रक्रिया शुरू भी हो रही है। ऑनलाइन आवेदन 27 नवंबर से शुरू भी हो जाएंगे और आवेदन की अंतिम तिथि 17 दिसंबर तय कर दी गई है। और संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह के जो रिक्त पद हैं उनको भरने का काम उत्तराखंड सरकार की ओर से किया जा रहा है? देखिए विशाल, उत्तराखंड में 587 नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती का ऐलान किया गया है और इसको लेकर के जो है स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा है कि इस 587 नए नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती प्रक्रिया को प्रारंभ किया जाएगा, जिसमें ऑनलाइन आवेदन 27 नवंबर से शुरू होंगे। आवेदन की अंतिम तिथि जो है 17 दिसंबर तय की गई है, जिसमें हरिद्वार और पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेजों को सबसे अधिक पद दिए गए हैं, जिसमें महिलाओं के डिप्लोमा और डिग्री दोनों वर्गों में जो है रिक्तियां जो है वो भरी जाएंगी और अधिक इनमें रिक्तियां रखी गई हैं, जिसमें उनको भरने का जो है काम जो है किया जाएगा। इसमें पुरुष नर्सिंग अधिकारियों के लिए भी पर्याप्त पद शामिल हैं। वहीं अगर देखा जाए तो सरकार का कहना है कि स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए बड़ी पहल जो है वो की जा रही है लगातार, और लंबे समय से जो खाली बड़े पद हैं उनको भी अब तेजी से भरा जाएगा, क्योंकि साफ तौर पर देखा जाए तो क्योंकि स्वास्थ्य सेवाओं पर लगातार सवाल उठते हैं और ऐसे में इनको अब जो पद हैं इनको भरने के लिए लगातार जो है प्रयास भी जो है देखने को मिल रहा है। लेकिन इन पदों के भरने से कितनी स्वास्थ्य सेवा में बेहतर व्यवस्थाएं हो जाएंगी योगेश? क्योंकि अक्सर जो तस्वीर आती हैं वो मन को विचलित करती हैं कि व्यवस्थाओं की काफ़ी कमी देखने को मिलती है अस्पतालों में। हाँ देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल उठते हैं और कई तरह की तस्वीरें ऐसी आती हैं जो मन को विचलित करती हैं। कई जगह पर देखने को मिलता है कि स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, तो नर्सिंग स्टाफ नहीं है, तो उनको भर्ती करने के लिए जो है ये कदम उठाए जा रहे हैं, ताकि इनके भर्ती होने के बाद जो है कहीं ना कहीं वो तस्वीरें जो सामने आती हैं वो तस्वीरें ना आए और बेहतर व्यवस्था हो सके। इसके अलावा जो लगातार सवाल उठते हैं स्वास्थ्य सेवाओं पर, वह सवाल न उठे, तो उसका प्रयास में जो है स्वास्थ्य विभाग की ओर से कदम उठाए जा रहे हैं, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री ने भी कहा कि वह चाहते हैं कि इस पर जो है लगातार काम किया जाए, और वह लगातार काम भी कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है जो रिक्त पद हैं उनको भरा जाए और जिससे जो है डॉक्टरों की कमी पूरी हो। क्या किस तरह की व्यवस्थाएं अभी देखने को मिल रही है योगेश? जैसे बताया भी जा रहा है कि जो पद रिक्त हैं उनको भरा जाएगा। अब व्यवस्थाएं किस तरह चाक चौबंद की हैं? कब कब ये फॉर्म भर सकेंगे और कब तक इसका ऐलान भी हो जाएगा कि कौन कितने पद हैं उनको भरा जा रहा है? देखिए, 587 नए नर्सिंग ऑफिसर के पद हैं जिनकी प्रक्रिया जो है वो अब शुरू हो जाएगी। इसके लिए आवेदन की जो प्रक्रिया है वो 27 नवंबर से शुरू होगी और आवेदन की अंतिम तिथि 17 दिसंबर तय की गई है। यानी कि इस अंतराल में जो है जो भी नर्सिंग ऑफिसर के पद हैं उन पर अपनी जो है आवेदन कर सकता है। नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती का ऐलान जिस तरह से हुआ है, निश्चित तौर पर जब पद के लिए आवेदन होंगे उसके बाद अंतिम तिथि के बाद जो है इसकी प्रक्रिया को प्रारंभ किया जाएगा। तो इसको देखना होगा कि कितने पदों पर जो है सर्जन होता है। उसके बाद जो है देखना होगा कि आखिरकार कितने इसके भर्ती के बाद किस तरह की तस्वीरें बदलती हैं, क्योंकि काफी अस्पताल हैं, काफी मेडिकल कॉलेज है जिनमें नर्सिंग ऑफिसर नहीं है और उसकी वजह से जो है
तमाम तरह के सवाल उठते रहते थे स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर। लेकिन अब देखना होगा कि इसके बाद जो है किस तरह की तस्वीरें बदलती हैं। जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कॉर्बेट पार्क में जिप्सी संचालन को लेकर नए पंजीकरण स्थानीय निवासी वाहन स्वामियों को पार्क के द्वारा जारी लिस्ट में शामिल नहीं करने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने डायरेक्टर कॉर्बेट पार्क से पूछा है कि स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए जिप्सी पंजीकरण प्रक्रिया में नए जिप्सी संचालकों के लिए क्या मानक तय किए गए हैं। इसकी 10 दिनों के भीतर ही विस्तृत रिपोर्ट भी पेश की जाए। इसमें रामनगर में कॉर्बेट पार्क के जिप्सी पंजीकरण की प्रक्रिया को लेके कोर्ट सुनवाई कर रही है और कोर्ट ने आज जो डायरेक्टर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है उनसे ये कहा है कि वहाँ पर जिप्सी पंजीकरण के लिए क्या नियम है, क्या मानक अपनाए जा रहे हैं और स्थानीय जो रोजगार के अवसर हैं उनको कैसे स्थानीय लोगों को उपलब्ध कराया जा रहा है, इस सब के संबंध में वो विस्तृत विवरण अगली तारीख पर दाखिल करेंगे। उसमें 10 दिन का समय दिया है। उसमें रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया जो चल रही थी उसमें एक लेटर इशू हुआ था शासन की तरफ से, जिसमें ये कहा गया था कि जो नए परमिट धारक हैं उनको रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में प्रतिभाग ना करने दिया जाए। तो उस गाइडलाइन को यहाँ पर चैलेंज किया गया था कि जो नए परमिट धारक हैं यानी कि जो नए बेरोजगार युवक पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उनको भी उसमें प्रतिभाग करने का मौका मिले, ये डिमांड के साथ रिट पिटीशन फाइल की गई थी। तो जिसके बाद आज कोर्ट ने उसमें क्या गाइडलाइंस अपनाई जा रही हैं रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के लिए वो मंगवाई। स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर सुनीता टम्टा ने नैनीताल जिला अस्पताल पहुंचकर व्यवस्थाओं समेत डॉक्टर आवास और ट्रांजिट हॉस्पिटल निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया है। उन्होंने अस्पताल में एक हफ्ते से बंद सिटी स्कैन और अरसे से बंद ऑक्सीजन प्लांट का भी संज्ञान लेते हुए एक हफ्ते में व्यवस्थाओं को सुधार करने के निर्देश दिए हैं। महानिदेशक ने माना है कि प्रदेश में 50% विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी है, जिसे अगले 5 साल के भीतर दूर कर लिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा है कि एमबीबीएस डॉक्टर्स को 3 साल तक सेवा के बाद ही उच्च शिक्षा पढ़ाई पर जाने की अनुमति दी जाएगी। इस नियम को कैबिनेट के समक्ष भी रखा जा रहा है, जबकि विशेषज्ञ चिकित्सक को सुपर स्पेशलिटी के लिए 5 साल सेवा के बाद ही जाने की अनुमति देने का प्रावधान किया जा रहा है। कुछ विशेषज्ञ कम है यहाँ, जैसे स्पेशली एक पीडियाट्रिशियन की कमी इन्होंने बताई है, क्योंकि 3 पद हैं, एक उसके सापेक्ष एक ही है, बाकी तो स्पेशलिस्ट हैं इनके पास। लेकिन ये है कि अभी कुछ ये गायनेकोलॉजिस्ट भी कम थे और ये एनेस्थेटिस्ट इनकी छुट्टी पर थी, वो मैंने देखा कि अब आ गई हैं। कल लगभग 8 महीने से छुट्टी पर मैटर्निटी पर थी, तो लेकिन अब आ गए हैं। अब एट प्रेजेंट 3 एनेस्थेटिस्ट भी हैं इनके पास और बाकी व्यवस्था इनकी ठीक ही है। कुछ निर्माण कार्यों का मैंने समीक्षा कर रही है और थोड़ा भ्रमण भी किया कि क्या क्या निर्माण कार्य होंगे, तो जिसमें डॉक्टर्स के आवास भी बनने हैं, टाइप 4 के 4, ट्रांजिट हॉस्टल 12 यूनिट करीब इनकी बननी है, 4 दीवारी लगनी है और कुछ ड्रग स्टोर एक बनना है इनका और पार्किंग भी है उसमें। तो ये सब मैंने देखा इधर और कुछ डिसमेल्टिंग भी होनी है, तो उसमें थोड़ा सा निर्माण कार्य में तेज़ी लाने के लिए मैंने निर्देश दिए हैं। विशेषज्ञों की तैनाती अलग अलग जनपदवार कर दी है हमने। कुछ 16 विशेषज्ञ मेरे और आने हैं। देखिए, प्रदेश में एमबीबीएस डॉक्टर्स हैं हमारे, बट ये है कि क्योंकि हमें उनको उच्च शिक्षा के लिए भी मना नहीं करना है, ये कोर्ट का ही एक ऑर्डर है कि आप जो है डॉक्टर्स को आगे पढ़ने के लिए नहीं रोक सकते। तो इस वजह से जो मेरे एमबीबीएस डॉक्टर्स हैं वो जैसे ही ज्वाइन करते हैं वो तुरंत वो पीजी के लिए चले जाते हैं। तो मेन प्रॉब्लम हमारे साथ ये हो रही है, तो उसमें भी हमारी एक पॉलिसी बनने जा रही है, जो मैं अभी स्टैंड जो हम लोगों ने डिसाइड किया है कि एटलीस्ट हमारे 3 साल तक कि एमबीबीएस डॉक्टर जो भी ज्वाइन करेगा वो 3 साल तक हमारे धरातल में काम करेगा। लक्सर की समितियों पर डीएपी खाद पहुंच तो गया, मगर मात्रा कम होने के कारण 24 घंटे के भीतर ही ज़्यादातर समितियों के गोदाम खाली हो गए, जबकि 20% किसान अभी भी डीएपी नहीं ले सके हैं। इधर इस महीने में इफ़को से डीएपी मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। इसका असर गेहूं की बुआई पर भी पड़ना तय माना जा रहा है। हरिद्वार में गेहूं की बुआई 15 सितंबर से शुरू हो जाती है, लेकिन इस साल डीएपी खाद न मिलने से गेहूं की बुआई पिछड़ रही है। हमने इफको वालों को अब की बार डीएपी की मांग 15,000 कट्टों की भेजी थी, परंतु इसके सापेक्ष में केवल 4,400 कट्टे हमें प्राप्त हुए। ये बृहस्पतिवार से प्राप्त होने लगे थे, बृहस्पति, शुक्र, शनि और आज सोमवार तक मेन गोदाम पर समाप्त हो गए हैं कट्टे। आगे रिमाइंडर दिया जाएगा, इफको वालों से बात की जा रही है, जब रैक लगेगी फिर खाद उपलब्ध हो जाएगा। अगला हफ्ता बता रहे हैं, नवंबर के पहले हफ्ते, उसमें दिसंबर के पहले सप्ताह में ही रैक लग जाएगी दूसरी। नई एनपीके हमारे को उपलब्ध है,
यदि किसान गन्ना बोना चाहते हैं तो एनपीके ले सकते हैं। एनपीके डीएपी से ज्यादा बेटर अच्छा होता है। जब गेहूँ बोवा, गेहूँ के टाइम पर डीएपी नहीं मिलती, ना सरसों के टाइम पर डीएपी मिला, मूंगा गन्ना बुआई पर नहीं मिलती। बताओ कैसी सरकार है। किसान रात को लाइन में लग रहे, आधार कार्ड लेगा, डीएपी नहीं मिल पा रही, कभी कुछ बता दे, कभी कुछ बता दो। और यूरिया? अजी यूरिया तो चलो अब फिलहाल तो डाई की जरूरत है किसान को। अरे डाई के टाइम पर यूरिया नहीं मिल रहा। डाई के टाइम पर डाई नहीं, यूरिया के टाइम पर यूरिया नहीं। डीएपी को लेकर कहना चाह रहे हैं कि जब गेहूं की बुआई हो जब नहीं पूर्ति होती डाई की, और जब गन्ने की बुआई हो जब डाई की पूर्ति नहीं होती, तो किसान बस ऐसे ही रह जाए, बस पूर्ति नहीं होती किसी चीज़ की भी। हाँ सरकार बस मिला तो थोड़ा बहुत ही मिला। हरिद्वार के सीसीआर सभागार में कुंभ मेला अधिकारी सोनिका ने 2027 में आयोजित होने वाले कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर प्रेस प्रतिनिधियों से बातचीत की है। उन्होंने कहा है कि कुंभ मेले को दिव्य और भव्य स्वरूप देने के लिए शासन की ओर से कई निर्माण कार्य और विकास योजनाएं शुरू की जा चुकी हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि सिंचाई विभाग की ओर से ऋषिकुल से सतनाम घाट तक 810 मीटर लंबाई वाले घाट का निर्माण कार्य जारी है। इसी तरह अमरापुर घाट से तुलसी घाट तक 770 मीटर लंबा घाट बनाने का काम भी तेजी से किया जा रहा है। इसके अलावा स्थायी अतिक्रमण पर जानकारी देते हुए मेला अधिकारी ने बताया है कि मेले क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है और इस तरह का अवैध निर्माण नहीं होने दिया जाएगा। जैसे अभी ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, कुछ लोग आ गए हैं, जैसे पीआईयू आ गई है, उसमें हमारे सारे एक्शन एई सब आ गए हैं और अधिकारी अभी आने वाले हैं, वो मोर और लेस अगले महीने तक सारे आ जाएंगे। अभी एज सच तो हमारे पास अभी जो बजट आया है काफी लिमिटेड बजट है, लेकिन हम लोगों ने जो प्रस्ताव दिए हैं, जैसे मैंने बताया कि मेजरली परमानेंट काम के हमने 250 से 300 करोड़ के काम प्रशासन को प्रेषित कर दिए। मैडम ये कुंभ मेले बड़ी समस्या है, उससे कैसे निपटा जाएगा? स्थायी अतिक्रमण जो है वो बड़ी समस्या है, उससे कैसे निपटेगा? जैसे मैंने कहा कि हमारी ये बेसिकली ये कलेक्टिव एफर्ट होगा प्रशासन के साथ, नगर निगम के साथ और मेले के साथ। तो मेले के एरिया में तो हम लोग अपनी तरफ से कोशिश करेंगे जितना मैक्सिमम हो जाए। हम उम्मीद कर रहे हैं कि कम से कम 15 से 30 करोड़ लोग। चंपावत जिला मुख्यालय में सूचना विभाग सभागार में चंपावत जिला पत्रकार संगठन की चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्वक संपन्न हुई है, जिसमें सर्वसम्मति से चंद्रबल्लभ ओली को अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष दिनेश भट्ट को दूसरी बार निर्विरोध चुना गया है। इसके अलावा अन्य सभी पदों पर निर्विरोध निर्वाचन किया गया। बता दें कि जिला सूचना अधिकारी धीरज कार्की की अध्यक्षता और संरक्षण सतीश जोशी की मौजूदगी में चंपावत जिला पत्रकार संगठन की चुनाव प्रक्रिया कराई गई है, जिसमें अध्यक्ष सहित सभी पदों पर निर्विरोध निर्वाचन किया गया। वहीं नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष चंद्रबल्लभ ओली ने यह भी कहा है कि जल्द ही ब्लॉक कार्यकारिणी घोषित करने के साथ ही पत्रकारों के मुद्दों को लेकर आवाज उठाई जाएगी। सबसे पहले तो मैं सभी पत्रकार साथियों का जो है हार्दिक अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने जो है मुझे इस योग्य समझा और मुझे जो है निर्विरोध निर्वाचन किया। इसके साथ ही मेरी ये प्राथमिकता होंगी कि जो भी पत्रकार हित के मामले होंगे उनको जो है मैं निस्तारित करने का प्रयास करूंगा। साथ ही जो है जो भी समस्या आएंगी और प्रशासन के साथ जो है सामंजस्य बिठाकर सभी पत्रकारों के हित में काम करूंगा। उत्तराखंड में मेधावी छात्रों को प्रोत्साहित करने और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लगातार ठोस पहल की जा रही है। इसी कड़ी में सरस्वती विद्या मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में महिलाओं को सशक्त बनाने और उन्हें समाज के में उनकी भूमिका के प्रति जागरूक करने पर जोर दिया जा रहा है। देहरादून में सरस्वती शिशु मंदिर में महिला सशक्तिकरण संगम का आयोजन किया गया है। मुख्य वक्ता डॉक्टर छवि कांडपाल ने कुटुंब प्रबोधन और पर्यावरण संरक्षण पर अपने विचार रखे हैं। कार्यक्रम में महिलाओं को उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक भी किया गया है। अल्मोड़ा के लमगड़ा ब्लॉक के सांगडू साहू गांव में सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है, जहां 55 वर्षीय गंगा देवी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई और हत्या की आशंका इस दौरान जताई जा रही है। बताया गया कि गांव वालों ने घर का दरवाजा खोला तो अंदर बिस्तर पर उनका शव मिला है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रारंभिक जांच में महिला के कान से खून निकलने और गले पर चोट के निशान पाए गए हैं,
जिससे मामला संदिग्ध माना जा रहा है। रामगढ़ थाना क्षेत्र में संगर साहू गांव है, वहाँ पर एक महिला है, उनकी संदिग्ध परिस्थिति में मृत्यु हुई है। तो कल मेरे द्वारा मौका मुआयना भी किया गया। FSL की एक टीम भी वहाँ पर पहुँची थी। मृतका के शव को कब्जे में लेके पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का वेट हो रहा है और उसका क्रीमेशन का कार्रवाई अभी हो चुकी है। तो अब जैसा पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर आगे उसमें हम जाँच आगे और बढ़ाएंगे, उसमें देखेंगे क्या कारण है मृत्यु का, उसके आधार पर फिर आगे कार्रवाई करेंगे। ये लगभग 60 वर्ष के आसपास की है। उसके पति वहीं लमगड़ा में एक रेस्टोरेंट चलाते हैं और उनके एक बेटा और 2 बेटियां हैं। जो बाहर बेटा है जो चंडीगढ़ में काम करता है। देखिए अभी हम FIR और उसका वेट कर रहे हैं, FIR का और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का। नया भी हमारे पास कोई एप्लीकेशन आई है, उसका वेट कर रहे हैं। साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट का वेट कर रहे हैं ताकि कॉज ऑफ डेथ पता चल जाए, फिर उसके आधार पर आगे कार्रवाई। तो पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भी इस दौरान भेज दिया है। अल्मोड़ा से ये खबर है, जहां पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा भी लिया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया, साथ ही रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई भी की जाएगी। पुलिस की ओर से बयान भी जारी किया गया है। और संवाददाता नसीम अहमद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। नसीम, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह का ये मामला था, पुलिस की ओर से क्या कार्रवाई की गई इस मामले में? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा। एक ये 55 वर्षीय महिला थी, अचानक वो और अकेली थी, जो उसकी स्थानीय लोगों द्वारा उनकी बॉडी देखी गई। तो उसके बाद उसकी हत्या की आशंका जताई गई। इसके बाद पुलिस ने भी अपनी ओर से जांच कर रही है और साथ ही SSP का साफ शब्दों में कहना है कि मौत तो संदिग्ध लग रही है, लेकिन जांच के बाद ही मौतों का कारण क्या है उसके बाद ही पता चल पाएगा और जो भी इसमें दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल नसीम, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। पहाड़ी क्षेत्रों में गुलदार और भालू का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में विधानसभा चौपट्टा खाल के जीवई गांव से भालू के हमले में एक महिला के घायल होने की भी घटना सामने आई है। मिली जानकारी के मुताबिक बीरो खाल के जीवई गांव में लक्ष्मी देवी पत्नी महिपाल सिंह को भालू ने बुरी तरह जख्मी कर दिया। ग्रामीणों ने किसी तरह हो हल्ला कर महिला को भालू के चुंगल से छुड़ाया। घायल महिला का उपचार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बीरो खाल से चल रहा है। यूकेडी के जिला संगठन मंत्री बलवंत गोसाई ने भालू के हमले से महिला जो घायल हुई उसको अस्पताल पहुंचाने के लिए जब 108 को कॉल किया तो 1 घंटे तक एम्बुलेंस नहीं पहुंच सकी। वहीं वन विभाग के कर्मियों ने भी जल्द न पहुंचने पर उन्होंने नाराजगी जताई है। नाराजगी जताते हुए उन्होंने कहा है कि घटना से ग्रामीण क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। 9 बजे के आसपास जीवई में एक महिला पे भालू ने हमला कर दिया और बहुत बुरी तरीके से जख्मी कर दिया। बड़ी भयानक स्थिति और एक दहशत का माहौल इस समय पहाड़ों में है। अभी कुछ दिन पहले 2 घटनाएं लगातार पोखड़ा ब्लॉक में हुई और उसके बाद आज बीरोखाल ब्लॉक में इस तरीके की घटना। और इसके बावजूद भी वहाँ पे जब लोगों ने 108 को फोन किया तो 108 भी नहीं पहुँच पाई। लगभग 1 घंटे इंतजार के तक 108 वहाँ पे नहीं पहुंची। वन विभाग नदारत रहा। जो सबसे जरूरी यहाँ पे वन विभाग का रोल होना चाहिए उसमें ये देखा जा रहा है कि बीट जो है वन विभाग की वहाँ पे एक ही आदमी उपलब्ध है और उसके पास लगभग 5-6 किलोमीटर से ज्यादा का दायरा है। तो ऐसे में एक आदमी इस तरीके का जंगली जानवरों का जब आतंक यहाँ पहाड़ों में चल रहा है उसमें एक आदमी कैसे काम कर सकता है। वन विभाग का देखा जाए स्ट्रक्चर तो ऊपर वाले लेवल पे बहुत सारे अधिकारी है और नीचे जहाँ जरूरत है वहाँ पे कर्मचारी नहीं है उनके पास। ये यहाँ के ग्रामीणों में एक दहशत का माहौल है और समझ नहीं आता कि यहाँ पे जनजीवन अगर रहेगा तो कैसे रहेगा। खौफ का मंजर है और चौबड़ा खाल में तो बहुत ज्यादा भयानक स्थिति है।
उत्तराखंड में दूसरा बर्ड काउंट 2025 का आयोजन किया गया है। राज्य के सभी जिलों में बर्ड काउंट कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पक्षी प्रेमियों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। विकासनगर स्थित आसन बैराज पक्षियों की गिनती के लिए पक्षी प्रेमियों की भारी भीड़ भी जुटी है। पंद्रह और 16 नवंबर को उत्तराखंड में उत्तराखंड बर्ड काउंट 2025 का आयोजन किया गया। देहरादून में विकासनगर की आसन बैराज झील पर भी ये कार्यक्रम हुआ, जहां बड़ी संख्या में पक्षी प्रेमियों ने हिस्सा लिया। बर्ड काउंट उत्तराखंड जैव विविधता बोर्ड के सहयोग से आयोजित किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य राज्य की पक्षी प्रजातियों का वैज्ञानिक दस्तावेजीकरण करना है। बेसिकली जो सेंट्रल एशियन फ्लाईवे से जो बर्ड्स यहाँ माइग्रेट करती है, तो बर्ड्स का जो विंटरिंग टाइम है इज दिस ओनली सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। सो इट्स इन नवंबर। तो हमें जो भी पक्षी देखने को मिली है वाज विद लाइक रेड क्रेस्टेड पोचार्ड देखने को मिल गई है, बार हेडेड गोज दैट इज अ साइब्रिन, हाई एल्टीट्यूड पे जो बर्ड फ्लाई करती है तो वो बर्ड भी हमें देखने को मिली है। इसके अलावा हमें ब्लैक आइबिस देखने को मिली है और बहुत सारे ऐसे पक्षी हैं जो हमें कॉमन पोचार्ड पक्षी हमें देखने को मिली है, यूरेशियन वीगॉन, बाकी एग्रेट्स कॉर्मोरेंट्स तो यहाँ के रेसिडेंशियली पक्षी हैं जो हमें दिखे हैं। बट इसके अलावा जो भी क्रेस्टेड पोचार्ड और जैसे मैंने बताया बार हेडेड गूस जो माइग्रेट करती है, गढ़वाल है, तो ये सारी पक्षी हमें देखने को मिली। कार्यक्रम के दौरान आसन बैराज झील की सुबह पक्षियों की चहचहाट और कैमरों की क्लिक से गूंज उठी। 2 दिवसीय बर्ड काउंट में प्रतिभागी पानी, घास भूमि और झील क्षेत्र में दर्जनों पक्षी प्रेमियों का अवलोकन करते दिखाई दिए। वैज्ञानिकों के अनुसार उत्तराखंड की आर्द्र भूमियां हर साल सैकड़ों प्रवासी पक्षियों का स्वागत करती है, जिन्हें रिकॉर्ड करना बेहद महत्वपूर्ण है। सर अगर इन्वायरमेंट की बात करें तो बीइंग अ रिसर्चर जो मैं फोकस कर रही हूँ, तो कैसे ये वेटलैंड एक रोल प्ले कर रहा है टू सर्व अ पार्ट ऑफ, मतलब इन लोगों को हैबिटेट, इन पक्षियों को हैबिटेट प्रोवाइड करने में। यहाँ की जो भी मैं वाटर क्वालिटी असेसमेंट कर रही हूँ कि वाटर की क्या क्वालिटीज हैं, क्या क्या पैरामीटर्स हैं, कैसे इफेक्ट कर रहे हैं बर्डिंग में। तो अगर देखा जाए एज कम्पेयर टू पिछले साल से और अब साल से, अगर मैं अभी एनालिसिस मैंने 2 करी नहीं है, अगर आगे करूंगी एनालिसिस इस चीज में आ रही हूँ, तो पक्षियों का क्या नंबर बढ़ रहा है, उनके नंबर ऑफ इंडिविजुअल कितने बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, तो इस पे वाटर क्वालिटी का क्या इफेक्ट है। इस पे वाटर क्वालिटी के साथ साथ जिस भी खाने पे वो फीड कर रहे हैं, जो भी फौना है, चाहे वो फिशेस से रिलेटेड है, चाहे जो भी प्लांट्स पे वो फीड कर रहे हैं। बहुत सारी फिश ऐसी बहुत सारी बर्ड्स ऐसी हैं जो कि फिश पे ना फीड करके आपके ये फ्लोटिंग एक्वेटिक प्लांट्स पे फीड कर रहे हैं, आइकोनिया क्रैसिपस पे फीड कर रहे हैं। कॉमन मूर हैन स्पीशीज है जिसका एक हैबिटेट है आइकोनिया, तो इन पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है वाटर क्वालिटी। राज्य के सभी 13 जनपदों में इस वर्ष 81 से अधिक पक्षी अवलोकन कार्यक्रम आयोजित किए गए। महिलाओं की सक्रिय भागीदारी और दिव्यांग पक्षी प्रेमियों के लिए आयोजित विशेष सत्र इस कार्यक्रम को और अधिक समावेशी बनाते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह के कार्यक्रमों से न केवल पक्षियों की विविधता की जानकारी मिलती है, बल्कि स्थानीय समुदाय में संरक्षण के प्रति जागरूकता भी बढ़ती है। ये आसन बैरेज कंजर्वेशन रिजर्व है बर्ड का। ये तो उत्तराखंड का पहला रामसार साइट है। इधर तो ये विंटर सीजन में बहुत सारा माइग्रेटरी बर्ड्स आता है। उसमें रेड क्रेस्टेड पोचार्ड, कॉमन पोचार्ड, मलार डक, गढ़वाल आता है, कॉटन पिग्मी गूस आता है। इधर माइग्रेटरी बर्ड्स के अलावा रैप्टर भी है, पलास ईगल है। यहाँ पे नेस्ट करके यहाँ के बच्चों पैदा करके इधर से ले जाता है। और बहुत अच्छा जगह है बर्ड्स के लिए। यहाँ कंजर्वेशन भी अच्छा तरह हो रहा है। हम उधर से आए तो ये जगह देख के बहुत सुंदर लगता है। बर्ड्स भी बहुत सारा है उनका। हम भी पक्षी प्रेमी है, उनका डॉक्यूमेंट्स सभी कर रहे हैं, कौन सा बर्ड्स है, कितने नंबर्स में है, वो सभी सुबह से आके देख रहे हैं। 2 दिन तक चले इस बर्ड काउंट ने युवा प्रतिभागियों और प्रकृति प्रेमियों में जैव विविधता संरक्षण की भावना को और मजबूत किया। आयोजकों की माने तो आगामी वर्ष में इसे और बड़े स्तर पर करने की योजना है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।